नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली के शासकों के बारे में लिखा है, किसने कब तक शासन किया था और मेन जो शासक थे उनके नाम हैं। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी। टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करना स्टडी नोट्स बाय प्रिया। वहाँ पर मैंने बीएड के नोट्स भी डाले हुए हैं और ये सारे नोट्स भी मैं उसमें डाल दूँगी। तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग सर्च कर लेना स्टडी नोट्स बाय प्रिया। ठीक है, मैं इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगी, आप लोग सीधे टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लेना। तो इनके मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ये शासकों के नाम आप खुद पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तवारीख। ठीक है, तवारीख जो कि तारीख का बहुवचन है। तो इसके लेखक सचिव, प्रशासन, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। नेक्स्ट है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो जो यहाँ पे वर्ड आया है जन्मसिद्ध अधिकार, तो इसका मतलब क्या है कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। फिर है लिंग भेद, तो स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। ठीक है, लिंग भेद का मतलब ये था कि जो स्त्री और पुरुष है उनके बीच में सामाजिक और जो शरीर रचना से संबंधी अंतर होता है उसको लिंग भेद कहते हैं। ठीक है, फिर 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, परंतु दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अब जानते ही हो कि शुरू से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक लेडी हम पे कैसे शासन कर रही है ना, तो उनको हटा दिया गया था 1240 में। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो भीतरी प्रदेश, देखिए भीतरी प्रदेश का मतलब क्या था। देखिए जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो मैंने इसलिए ये भी चीज़ें लिखी हैं। जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा था कि स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन निर्माण कला। ठीक है, फिर है भीतरी प्रदेश। तो देखिए भीतरी प्रदेश जो है किसी कहते थे तो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, ऐसे प्रदेश को भीतरी प्रदेश कहते हैं। फिर गैरिसन शहर किसको कहा जाता था, तो किलेबंद बसाओ जहाँ पे सैनिक रहते थे। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को गैरिसन शहर के नाम से संबोधित किया जाता था। फिर है दिल्ली सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन, जो कि गुलाम वंश का नवा शासक था। 1266 में ये शासन पर बैठा था। तो उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का संस्थापन हुआ और इसका विस्तार जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि खिलजी वंश का दूसरा शासक था। 1296 में राज्याभिषेक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, तथा मोहम्मद तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासन था उसके राज्यकाल में हुआ था इसका विस्तार। आई रिपीट, गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था और मतलब संस्थापन था, और इसका जो विस्तार था वो अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने किया था, यानी कि इनके राज्यकाल में क्या हुआ था, दिल्ली का विस्तार हुआ था। फिर बात आती है दिल्ली एक कोना, जिसे कि पहला शहर या पुराना शहर भी कहा जाता है। तो जामा मस्जिद दिल्ली के शासक या शासकों को सुल्तान भी कहते थे। मुसलमान जो लोग थे, मुग़ल लोग, के सुल्तान भी बोलते थे। ठीक है, तो इनके द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है कौन, जामा मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने बनवाया तथा इसका विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसका, जामा मस्जिद का विस्तार। फिर कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, लेकिन इसे पूरा इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो उसके पश्चात इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसको सही करवाया था, इसको बनवाया था, इसको सही करवाया था। फिर है बेगमपुरी मस्जिद, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपना जिसे कि विश्व की शरणार्थ स्थली के नाम से भी संबोधित किया जाता था, तो उसकी मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। कौन सी, बेगमपुरी मस्जिद।
फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर है सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। इनका फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ये इन इलाकों से राजस्व वसूली करते थे सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में और इस रकम से ही अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू करने हेतु उन्हें यह पद वंश परंपरा से नहीं मिलता था तथा कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए मिलता फिर उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। ठीक है। फिर है तुगलक वंश के बाद 1226 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। इसके पश्चात भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए जिनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। शेर शाह सूरी ने सम्राट हुमायूं जो कि बाबर के पुत्र थे उनको परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी कि 1540 से 1555 शासन किया। फिर हुमायूं ने 1555 में शेर शाह को हराया और 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उनका पुत्र अकबर 1556 से 1605 तक राजा बने। अब आप लोग सोचते होंगे कहीं पे ये हिंदी बोलती है कहीं पे इंग्लिश, क्योंकि जो वर्ड्स मुझे कंफर्म होते हैं कि इसको हिंदी में यही बोलते हैं ना तो मैं उसी को बोलती हूँ, अदरवाइज गलत नहीं बोलती हूँ, मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ क्योंकि गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे फिर आप ही कहोगे कि मैंने गलत बोला। फिर नेक्स्ट है बाबर मुगल वंश का शासक था। ये तैमूर लंग का वंशज था। चंगेज खां उसके वंश का पूर्वज था। मुबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। कौन सी शैली? मुंबईयान नामक पद्य शैली, इसके जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को 1526 में हराकर मुगल वंश की नींव रखी। किसने? बाबर ने। और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन नंबर 3 दिल्ली के शासक के बारे में। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। आप इसको पढ़ लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, स्टडी नोट्स बाय प्रिया। आप सर्च कर लेंगे तो वहाँ पे मैंने BEd के नोट्स भी डाले हैं और ये नोट्स भी मैं उसमें डाल दूँगी। वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।